बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग बोहर्स एनर्जी फॉर हाइड्रोजन कैलकुलेट करना चाहते हैं और याद रहे कि हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। और जब आप एनर्जी कैलकुलेट करते हो तो आप ये अज्यूम करते हो कि न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन मौजूद है इन्फिनिटी पर। मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द पहले शेल में, दूसरे, तीसरे, बहुत दूर है। बहुत दूर का मतलब इन्फिनिटी पर मौजूद है। और याद रखिए कि इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़ीरो होती है। और ये बड़ा अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है कि इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़ीरो क्यों होती है। इसलिए होती है कि उस वक्त इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में नहीं होता। मतलब जब इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट नहीं कर रहा तो उसका मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ आता है तो उसकी एनर्जी लेस देन ज़ीरो होती है। और लेस देन ज़ीरो का मतलब नेगेटिव। तो अगला क्वेश्चन कि पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो से माइनस क्यों हो जाती है। तो मैंने कहा कि न्यूक्लियस से जब इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है तो उसे न्यूक्लियस अट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो उस वक्त तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ आता है तो उसको प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियस से अट्रैक्शन मिल रही होती है। जब अट्रैक्शन मिल रही होती है तो एनर्जी सेल्फ यूज्ड हो रही होती है, मतलब सिस्टम से एनर्जी यूज हो रही होती है। और जब सिस्टम एनर्जी यूज कर रहा होता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस की मद में एनर्जी को एक्सपेंड कर रहा होता है, तो एनर्जी की वैल्यू लेस देन ज़ीरो मतलब नेगेटिव हो जाएगी। तो आप पढ़ेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से मतलब दूर से, जहाँ न्यूक्लियस की कोई अट्रैक्शन नहीं है, से न्यूक्लियस की तरफ आता है कि जहाँ पे उसके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन डेवलप हो जाए। जहाँ न्यूक्लियस की अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी वो उसका रेडियस आर होगा और वहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो हम कह रहे हैं कि वी हैव टू डिराइव एक्सप्रेशन फॉर बोहर एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। तो कंसिडर an electron revolving around the nucleus. The electrostatic forces of attraction between these two charges are given as F is equal to Z square over 4 pi epsilon naught r square. इसे आप coulombic force भी बोलते हो। और if the electron moves through a small distance dr, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कहीं पहले शेल से कह लीजिए कहीं दूर जाता है, तो कहीं जब दूर जाएगा तो उसके डिस्टेंस को d और उसके रेडियस को r बोलेंगे। मतलब वी आर गोइंग टू से इट dr। देन वर्क डन बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन इज, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस दैट इज अप टू रेडियस r। और फोर्स कोलम्बिक फोर्स दैट इज e स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इनटू dr। और r स्क्वायर से कट जाएगा। टू गेट potential energy for electron at a distance of r, it can be written as, तो total work done is equal to potential energy। और आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे और इंटीग्रेशन करोगे कि जब इलेक्ट्रॉन रेडियस r से कहीं दूर जहां न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन ना रहे वहां तक चला गया। और वहां तक चले जाने को इन्फिनिटी बोलते हो, मतलब दूर, इतना दूर कि जहां न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर रहा। तो आपने लिमिट्स लगाई, आपने इंटीग्रेशन की कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम रेडियस आर अप टू इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी का साइन होता है, इन्फिनिटी। इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी तक मूव कर गया और उसकी वैल्यू आई जी स्केयर डी आर और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्केयर। आप इसको भी कट ना भी करिए तो बाद में ये इंटीग्रेट भी हो जाता है, जैसे हमने इसको कट नहीं किया हुआ। तो आपने जब इसकी इंटीग्रेशन में कांस्टेंट की इंटीग्रेशन नहीं होती तो इसमें ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है। इसके अलावा
बाकी सारी वैल्यू कांस्टेंट है, तो अब कांस्टेंट को बाहर ले आइए। जी स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, डी आर ओवर आर स्क्वायर। अब डी आर ओवर आर स्क्वायर फ्रॉम रेडियस आर टू इंफिनिटी, इसकी आपने इंटीग्रेशन की, जब आपने इसकी इंटीग्रेशन की तो इसकी इंटीग्रेशन आई -1 ओवर आर, एंड दैट इज फॉर रेडियस आर अप टू इंफिनिटी। अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये वैल्यू खत्म हो जाएंगी, ये बन गया माइनस, ये -1 ओवर आर को जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो बन गया माइनस जी स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है जब इलेक्ट्रॉन रेडियस आर से इंफिनिटी की तरफ मूव किया। अच्छा जी, एट इंफिनिटी पोटेंशियल एनर्जी इज 0, तो बताया क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन नहीं होती, इसलिए उसकी एनर्जी 0 हो जाती है। एट अ पॉइंट नियर टू द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड, जब इलेक्ट्रॉन करीब आएगा तो अट्रैक्ट होगा, एंड पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स लेस देन 0, और लेस देन 0 माइनस होती है। द क्वांटिटी लेस देन 0 इज नेगेटिव, फॉर दिस रीजन द पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। इसीलिए आपने देखा पोटेंशियल एनर्जी माइनस नेगेटिव है, माइनस जी स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, एंड यू नो एप्सिलॉन नॉट इज अ वैक्यूम परमिटिविटी कांस्टेंट, एंड पाई ये भी कांस्टेंट होता है 22/3, और बोहर्स एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। तो एनर्जी जब कैलकुलेट करनी होती है दैट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी हम ढूंढ चुके हैं, और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी आई माइनस जी स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हाफ mv² प्लस माइनस जी स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब हमने कहा कि जो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस होती हैं वो अगर बराबर हैं तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द एक फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा होता है, और ऐसा होता है। तो इसका मतलब कि आप इस mv² की अगर वैल्यू लेना चाहते हो mv² की, तो आप इस वैल्यू से ले लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि जो आपके पास कोलम्बिक फोर्स थी वो थी जी स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ये जो दूसरी फोर्स है वो है mv² ओवर आर। तो आर जब उधर जाएगा तो ये कैंसल आउट हो जाएगा इससे, तो आप इस वैल्यू को यहाँ पुट करोगे। जब इस वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो आपको बचा हाफ, और इसकी वैल्यू बनी अब ये जी स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस माइनस जी स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब जब ये आपके पास वैल्यू आ गई कि जी स्क्वायर ओवर 8 हाफ 4 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये बन गया 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस जी स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब जो वैल्यू है ना 1/8 और 1/4, आपने इसे अलग कर लीजिए, और ये कॉमन आ गई, ये दोनों वैल्यू कॉमन आ गई, ये इसके अंदर है और ये इसके अंदर कॉमन वैल्यू, तो आपने कॉमन ले लिया जी स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और 1/8 और 1/4 अलग हो गए। जब इसका एलसीएम लोगे तो 8 आएगा, और जब 8 और ये जब रिजोल्व करोगे तो आपको उस वैल्यू बची -1/8, और -1/8 को अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ये बना माइनस जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज द एनर्जी कैलकुलेशन फॉर हाइड्रोजन फॉर nth ऑर्बिट। क्योंकि ये nth ऑर्बिट के लिए है तो हम इसकी वैल्यू को अभी nth ऑर्बिट में कन्वर्ट करने के लिए इसको चेंज करेंगे। तो इसके अंदर हम r की वैल्यू पुट करेंगे, और r की वैल्यू क्या होती है, इससे पहले हमने बोर में रेडियस कैलकुलेट कर लिया हुआ है, और उसकी वैल्यू आई थी एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर पाई mg स्क्वायर। तो r की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये बन जाएगी -g2 e4 पाई m डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। अब इसमें से पाई से कैंसल आउट हुआ तो बाकी बचा -g2 e4 m डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। और हम चूंकि हाइड्रोजन की बात करें और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, सो द एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज g खत्म हो जाएगा -e4m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इंटू 1 ओवर n स्क्वायर। अब सिंस
ये सारी कांस्टेंट वैल्यू -E4 m/8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर ये कांस्टेंट हैं और उसकी वैल्यू निकली -2.18 × 10⁻⁻18. सो E energy of nth orbit is equal to -2.18 10⁻⁻18 into 1/n square और ये एनर्जी जॉल में आई है. एंड वी आर मोर कन्वीनियंट व्हेन वी हैव एनर्जी इन किलो जॉल पर मोल. तो जॉल को जब किलो जॉल पर मोल में कन्वर्ट करेंगे तो इस वैल्यू को आप 6.02 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा किलो जॉल. और इसको जब ये भी कन्वर्ट करिए, आपने जब एनर्जी को जॉल से किलो जॉल पर मोल में कन्वर्ट करने तो आप इसको जॉल को किलो जॉल में ले जाने के लिए 1000 से डिवाइड कर दोगे और मोल में ले जाने के लिए एवोगैड्रो नंबर 6.02 10⁻23 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आई -1313.31 इंटू 1/n स्क्वायर किलो जॉल पर मोल. दिस एनर्जी इज एसोसिएटेड विद हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन का मास होता है 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विद एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन. बाय पुटिंग n एज 1 2 3 जब आप 1 करोगे तो यही वैल्यू आएगी, जब 2 करोगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा मतलब 4 से इसको डिवाइड कर दोगे, जब 3 होगा तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इसको 9 से डिवाइड करोगे एंड सो ऑन. वी गेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन.